नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनसुलभ पुस्तकालय पर एक नए एकांक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। विभिन्न विधाओं में लिखने वाले जाने-माने लेखक, पत्रकार और हम सबके प्रिय, बेहद प्रिय, आदरणीय प्रयाग शुक्ल का कल जन्मदिन रहा और इस अवसर पर उन्हें देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों से खूब खूब शुभकामनाएं मिली और एक सहज स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी मैं उन्हें मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पूर्व ही ज्योति शुक्ल जी का निधन हुआ और उस कठिन परिस्थिति में भी वे स्वयं को और अपने परिजनों को संभालते रहे, वह एक बड़ी बात थी। और मुझे लगता है कि हम सबको भी उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सुख दुख हर स्थिति में स्वयं को संभाल लेना बहुत आसान नहीं होता है, मगर हम कोशिश कर सकते हैं। प्रयाग शुक्ल जी निरंतर यही कोशिश करते रहे। इस अवसर पर हम ज्योति शुक्ल जी की स्मृति को भी नमन करते हैं और मानकर चल रहे हैं कि जहां हैं हम सबके साथ हैं, क्योंकि बतौर अर्धांगिनी काफी सहयोग मिला है प्रयाग शुक्ल जी को उनसे। दोनों रचनात्मक स्तर पर एक दूसरे का संबल बनते आए हैं। तो ऐसे में जब प्रयाग शुक्ल जी की चर्चा होगी तो निश्चय ही उनकी भी चर्चा होगी। और आज इस खास अवसर पर हमारे साथ बात करने के लिए आए हुए हैं एक बेहद अनन्य और उनके आत्मीय मित्र प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी। मैं पूरी टीम की ओर से और सभी देखने वालों, कलाकारों और मित्रों की ओर से प्रोफेसर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रमेश दीक्षित जी आज इस पहली कड़ी में इसलिए भी उपस्थित हैं कि वे एक साथ इन दोनों को ही भली भांति जान रहे हैं। पूरे परिवार को रमेश दीक्षित जी और इनका परिवार जानता समझता है। ऐसे में इन दोनों ही व्यक्तियों पर आज चर्चा होगी। मैं आगे इस वक्तव्य के लिए, इस संस्मरणात्मक वक्तव्य के लिए प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात रखें। जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी कि आपने मुझे आज अपने दो मित्रों के बारे में बातचीत करने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं स्मृति शेष ज्योति जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ज्योति जी को जब मैं पहली बार मिला था वहां से मैं बात शुरू करना चाहूँगा बाद में। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं 69 में इस साल की शुरुआत में दिल्ली गया था पीएचडी करने के लिए। इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जो सप्रू हाउस में है था उस वक्त में, वहाँ गया था, जो बाद में जेएनयू का हिस्सा बन गया। सागर यूनिवर्सिटी से गया था। कुछ संपर्क दे रखे थे, हमारे टीचर थे विजय चौहान जी। तो जो संपर्क उन्होंने दिए थे उसमें पुष्पेश पंत का नाम था, अशोक ससैया का नाम था, इन तमाम लोगों के नाम थे। तो मुझे अब तक ठीक याद है कि 69 में मैं शुरू में गया था। 69 के मार्च के महीने में, बल्कि दूसरे हफ्ते में, मेरे मित्र पुष्पेश पंत मुझे त्रिवेणी जो कला संगम है वहाँ ले गए थे और वहाँ पहली बार मेरी प्रयाग शुक्ल से मुलाकात हुई थी। मैंने प्रयाग जी और पुष्पेश ने जी,
कुछ कनेक्शन की समस्या है संभवतः, शीघ्र ही हम इनकी आवाज़ सुन पाएँगे। और मित्रों, जब त्याग शुक्ल जी की बात हो रही है, जी, रमेश जी आवाज़ आ रही है? जी, तो प्रयाग जी हाँ, के बीच में कुछ कर रही प्रयाग जी है। ने जी, उसके कुछ ही दिनों बाद हम लोगों को अपने घर पर आने की दावत दी। तो जब उनके घर में दावत हुई, स्वाभाविक है, तो हमारी मित्र मंडली जो थी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की, पुष्पेश का जो सर्किल था, पुष्पेश पंत और हम लोग, उनकी दोस्त थी ज्योत्सना सक्सेना और मैं, हम 3 लोग उनके यहाँ गए। ये पहली मुलाकात, और ये घर जो था उनका, यार जो गेटा कैलाश में अर्चना सिनेमा है, सिनेमा हॉल है, उसके बगल में हुआ करता था B52। ये बड़ी कोठी थी। उस बड़ी कोठी में गैराज के ऊपर 2 छोटे-छोटे कमरों का एक सेट हुआ करता था, जिसमें वो रहते थे। जब हम लोग सीढ़ी चढ़कर पहुँचे उस घर में, तो मैं आपसे साफ कर बताना चाहता हूँ कि मैंने इतना सुरुचिपूर्ण, इतना व्यवस्थित, इतना कहना चाहिए साफ-सुथरा घर उससे न पहले कभी देखा था और न मैं आज तक। और ये महारत थी ज्योति जी की कि वो इतनी व्यवस्थित थीं, इतनी सुसंगत थीं कि कमाल है कि कहीं पर भी गंदगी की कोई चीज़ या कोई कागज़ का टुकड़ा कहीं दिखाई पड़ जाए। तो एक तरह से हम सब अचंभित थे, पुष्पेश, ज्योत्सना और पुष्पेश के बड़े भाई मुकेश पंत भी हमारे साथ थे। तो हम लोगों को लगा कि ज्योति जी से जब मिले हम लोग, तो स्वाभाविक है, मैंने पाया कि पहली मुलाकात से ही ज्योति जी और हम लोगों में एक गर्मजोशी का रिश्ता शुरू हो गया। वो बहुत ही स्नेहिल महिला थी और ख़ास तौर से उस वक़्त मुकेश पंत और मेरे जैसे लोगों को जो थोड़ा-सा अराजक किस्म के हुआ करते थे उन दिनों, बर्दाश्त करना। तो जितना ही ज्योति जी घर की सफाई रखती थीं, उतना ही मैं और मुकेश अपनी सिगरेट झाड़ दिया करते थे फर्श पर, और थोड़ी देर बाद ही ज्योति जी कोशिश करती थी कि तुरंत ही उसको फिर से साफ कर दिया जाए। एक तरह से होड़ होती थी हम लोगों की अराजकता के बीच में और ज्योति जी का जो व्यवस्थित स्वरूप था। एक क्षण के लिए भी कोई भी चीज़ इस तरह की बर्दाश्त नहीं करनी है, जो हल्का-सा भी गंदगी हो या हल्का-सा भी उनके उनका नियम था या उनका कहना जी व्यवस्था थी, उससे फ़र्क हो। ये पहला हमारा साक्षात्कार था ज्योति जी के साथ में। उसके बाद से लगातार ये रिश्ता बनता ही चला गया। 69 से लेकर और कहना चाहिए सन 82 तक, जब तक मैं दिल्ली में रहा, उनसे लगातार मिलने के अवसर मिलते रहते थे। जब तक हम सन 73 में सप्रू हाउस में रहते थे, हमारा हॉस्टल था, जो अब गोमती गेस्ट हाउस हो गया है। उस हॉस्टल में रहते हुए ज़्यादा मुलाकातें होती थी ज्योति जी से, प्रयाग जी से। उसके 2 कारण थे। उस समय तक सप्रू हाउस दिल्ली का अकेला सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। सप्रू हाउस और त्रिवेणी कला संगम, तब तक श्रीराम सेंटर बना नहीं था, तब तक बहुत सी और संस्थाएं अस्तित्व में आई नहीं थी। तो सप्रू हाउस ही संस्कृति और कला का केंद्र होता था और वहाँ पर शाम को ज़्यादातर दिल्ली शहर के जो साहित्यकार थे, पत्रकार थे, लेखक आदि वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। तो संबंध ये बना कि हम लोग लगभग हर सप्ताह, मैं, पुष्पेश, मुकेश और ज्योत्सना जी वहाँ जाया करते थे। और उसके बाद जब भी कभी प्रयाग जी ज्योति जी को निकलते थे शहर में आने के लिए, कनॉट प्लेस जाने के लिए, तो निश्चित तौर पर एक पड़ाव हमारा कमरा हुआ करता था सप्रू हाउस में। इस तरह से ये अंतरंगता लगातार बढ़ती चली गई। और ज्योति जी का विशेष ध्यान देने की बात ये है कि चूँकि हमारे सप्रू हाउस से लगा हुआ ही बंगाली मार्केट में था, तो वहाँ पर चाट खाने का, मिठाई खाने का, नाथू स्वीट हाउस में, बंगाली स्वीट हाउस में ये अवसर भी रहता था। इसलिए ज्योति जी का आना एक तरह से हमारी पूरी मित्र मंडली के लिए एक अपने ही परिजन का आना होता था और अच्छा लगता था हमको लगातार ही। मैं 2 बातें जो कहना चाहता हूँ उससे ज्योति जी के बारे में, कि उतना व्यवस्थित होना, उतना सफाई पसंद होना, उतना अनुशासित होना और उतना ही स्नेहिल होना, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। और बाद के दिनों में जो उनकी बच्चियाँ थीं, सबसे बड़ी लड़की जो थी अर्पिता,
गुड करना चाहिए, और बबला छोटी लड़की, ये दोनों लड़कियां भी हम लोगों को काफ़ी करीब हो चुकी थी। उसके बाद 2-3 मौके ऐसे आए जब दिल्ली छोड़ने के बाद भी, हाँ, मैं बताना भूल गया कि जब मैं सतपुर हाउस छोड़कर पुष्पेश चले गए पढ़ाने के लिए रामजस कॉलेज में, उसके बाद जेएनयू चले गए। हमारे मित्र उस बीच में आ चुके थे, हरीश द्विवेदी, वो भी कई बार हमारे साथ जाया करते थे प्रयाग जी के यहाँ, वो भी अलग चले गए। और ये दौर ऐसा आया कि हम भी, हमारा जो हॉस्टल था वो शिफ्ट कर गया जेएनयू के कैंपस में। तो स्वाभाविक है, थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाने के बाद वो जो मुलाकात हर हफ्ते या एक 15 दिनों में होती थी, उस मुलाकात का की अवधि थोड़ी बढ़ गई, और अब हम लोग 1 या 2 महीने में मिलना संभव हो पाता था। तो अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर भी प्रयाग जी और ज्योति जी, जेएनयू वाले हमारे हॉस्टल में भी आया करते थे। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, तो जब हम विवाहित व्यक्तियों के, छात्रों के छात्रावास में थे भी, वहाँ भी उनका आना होता था, और हम लोग उसी तरह से उनके घर जाया करते थे। B52 घर जो था वो काफ़ी दिनों तक प्रयाग जी के पास रहा, और निश्चित तौर पर मुझे अभी भी उस घर की छवियाँ, एक साफ सुथरे सुरुचिपूर्ण घर के रूप में, छोटा सा घर मगर बहुत ही आत्मीयतापूर्ण वहाँ लगता था। और कई बार आश्चर्य होता है कि एक साथ हम लोग अपने हॉस्टल से 5-7 लोग एक साथ जाते थे, और वहाँ पर फर्श पर चटाई बिछी होती थी, उस पर चादर बिछाकर हम लोग बैठते थे, और कभी लगते नहीं था कि हम लोग जो हैं वहाँ पर एक छोटे से घर में बैठे हुए हैं, तो दिल बड़े थे। और ज्योति जी का दिल बहुत ही बड़ा था, और सबसे मैंने पहले कहा ही, उनका मेरे और मुकेश जैसे अराजक लोगों को भी बर्दाश्त कर लेना और अपना स्नेह बनाए रखना। उसके बाद से बड़ी कुछ अच्छी यादें हैं ज्योति जी की। एक बार ऐसा मौका पड़ा 86-87 में, तब मैं लखनऊ आ चुका था, और एक बार ज्योति जी की एक सहेली लखनऊ में हुआ करती थी, वो डॉक्टर थी, उनके पति भी डॉक्टर थे। वो लखनऊ के सदर इलाके में बहुत ही बड़ा क्लिनिक हुआ करता था, उन लोगों का नर्सिंग होम था। तो वो वहाँ पर आकर रही थी काफ़ी दिन, और स्वाभाविक है जब वो लखनऊ में होंगी तो उनका हमारे घर पर आने का भी उतना ही, कहना चाहिए, अवसर मिले, और वो हमारे लिए और वंदना के लिए बहुत ही अच्छे, कहना चाहिए, अवसर थे जब ज्योति जी से स्वतंत्र रूप से प्रयाग के अनुपस्थित में एक बड़ा अच्छा आत्मीय, कहना चाहिए, संबंध बना। तमाम तरह की किस्से कहानियाँ, कलकत्ता की उनकी ज़िंदगी के बारे में, किस तरह से प्रयाग से उनकी दोस्ती हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारी यादों में अभी तक दर्ज हैं। उसके बाद की जो मुलाकात है, जब कुंवर नारायण जी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसमें हम लोगों के सबके मित्र हैं प्रवीण चंद्र शर्मा जी, भूतपूर्व आईएएस अफसर, तो उन्होंने लखनऊ के गोल्फ क्लब में एक बड़ा आयोजन किया था। प्रयाग शुक्ल उसमें मुख्य वक्तव्य देने के लिए दिल्ली से आए थे। स्वाभाविक है कि उस में सब, और अच्छी बात ये थी कि वो ज्योति जी को साथ लेकर आए थे। और मुझे अब तक याद है उस मुलाकात में कि उसमें रविंद्र वर्मा जी भी थे, यहाँ से शीला रोहेकर जी थी, वंदना मिश्रा हमारी पत्नी थी। तो हम सब लोगों के लिए एक अच्छा गेट टुगेदर का मौका मिल गया था कुंवर नारायण जी के बहाने दिन में। तो सवाल ये है कि लगातार एक निरंतरता के साथ ज्योति जी का हम लोगों के साथ लखनऊ में, दिल्ली में, तमाम अलग-अलग जगहों पर लगातार मुलाकातें होती रहती थी, और हम उनके स्नेहिल व्यवहार से उतना ही अभिभूत होते रहते थे जितना आज तक अभिभूत हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने हमेशा महसूस किया कि प्रयाग जी और ज्योति जी जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। मैं कभी भी प्रयाग जी की कल्पना ज्योति जी के बिना और ज्योति जी की कल्पना प्रयाग के बिना कर नहीं पाता था। वो दोनों लोग इतना, कहना चाहिए, एक दूसरे में अनुरक्त रहते थे। हालांकि ये भी होता था कई बार ज्योति जी थोड़ा डांट डपट जरूर करती रहती थी। स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि मध्यवर्गीय परिवारों में इस तरह से जिन दिनों नौकरी की कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं होती थी, ताया बड़ी तनख्वाहें नहीं हुआ करती थी, और जिस समय एक मध्यवर्गीय घर को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए तमाम तरह के जतन करने पड़ते हों, उस समय स्वाभाविक है उन्हें बुरा लगता होगा कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही, कहना चाहिए, अगर अशोक वाजपेयी जी के शब्दों में कहें, रसरंजन ज़्यादा ही हो जाता था उन दिनों।
उसको लेकर थोड़ी शिकायतें उनको थीं, मगर वो शिकायतें बस थोड़ी देर के लिए रहती थीं, बाद में सहज भाव से रसरंजन के साथ होने वाली जितनी व्यवस्थाएं थीं, वो व्यवस्थाएं बड़े प्यार के साथ दोस्ताना अंदाज में तूती जी उपलब्ध करा दिया करती थी। अब मैं इस संदर्भ में ये बताऊं कि जिस दिन मेरी प्रयाग जी से मुलाकात हुई थी त्रिवेणी कला संगम में, वो मिसेज आचार्य की कैंटीन हुआ करती थी, जहाँ बहुत ही अच्छा कबाब और पराठे कीमा मिला करता था। कबाब, कीमा और पराठे मिला करते थे, और वो एक तरह से संस्कृत का केंद्र था, कला का भी केंद्र था। वहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी चित्रकला की प्रदर्शनियाँ वहाँ हुआ करती थी। तो मुझे लगा, प्रयाग से बात करने के बाद मैंने प्रयाग को बताया एक बात, और जिसको लेकर प्रयाग भी अचंभित हो गए। वो बात ये थी कि मैं प्रयाग की एक किताब, जो मुझे लगता है उनकी पहली किताब रही होगी, मैंने प्रयाग को मिल रहा था उस वक्त एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, मगर मैंने प्रयाग का नाम पहली बार जाना था उनके पहले कहानी संग्रह अकेली आकृतियां के लेखक के रूप में। और वो कहानी संग्रह मैंने पढ़ा था सन 66 में, जब मैं बीए फाइनल में था, और शायद तभी वो नया नया छपकर आया था। मेरे बड़े भाई ने मुझे वो किताब भेंट की थी मेरे जन्मदिन पर, तो अब तक मुझे याद है। तो अकेली आकृतियां मेरे दिमाग में अभी तक दर्ज हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि प्रयाग जी, जिन्होंने अपने लेखन की शुरुआत कहानियों से की थी, और सबसे पहला उनकी किताब जो आई थी वो कहानी संग्रह था, अभी भी उनके कहानीकार स्वरूप को लोग उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं जितना लिया जाना चाहिए था। और एक संग्रह नहीं है, प्रयाग जी के तो कई कहानी संग्रह हैं, उनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि ये वो दौर था कि जब दिल्ली में लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाली कहानीकारों की एक ऐसी टोली, साहित्यकारों की एक ऐसी टोली बहुत सक्रिय थी, जिनके सामाजिक सरोकार बहुत ही बड़े थे, और जो सब अपने अपने तरीकों से एक बेहतर मानवीय समाज बनाने का सपना देख रहे थे, और सब में गजब की, कहना चाहिए, दोस्ती थी, और एक दूसरे के प्रति बहुत ही लगाव हुआ करता था। उस पूरी टोली के केंद्र में हुआ करते थे हम लोगों के अग्रज सरीखे अशोक सथरिया जी। तो अशोक सथरिया की उस मंडली में प्रयाग जी भी थे, महेंद्र भल्ला थे, कहना चाहिए, पुष्पेश पंत उसके मेंबर पहले से हो चुके थे, मुझे शामिल कर लिया गया पुष्पेश मित्र के रूप में, और विजय चौहान के शागिर्द के रूप में उस मित्र मंडली का संपर्क बन चुका था। तो ये दौर था कि जबकि प्रयाग एक दिनमान के उप संपादक के रूप में और एक कवि के रूप में, दोनों के रूप में अपनी एक अच्छी पहचान लगातार बना रहे थे। और मुझे अब तक याद है कि दिनमान में शुरू में प्रयाग जी ने, जैसा कि होता है शुरुआत में, हर विषय पर लिखते थे, पुस्तकों की समीक्षा भी होती थी, कला समीक्षा भी थी, फिल्मों की समीक्षा भी हुआ करती थी। पर बाद में प्रयाग जी ने अपने आप को चित्रकलाओं की, चित्र प्रदर्शनियों की एक कला समीक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाना तय किया, और फिल्म समीक्षक के रूप में भी। मुझे अब तक याद है, उन दिनों एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में हुआ था, जिसकी तमाम फिल्मों की समीक्षा मुझे अब तक याद है 3 लोगों ने ही की थी, दिनमान के लिए कम से कम। दिनमान के लिए कुछ फिल्मों की समीक्षा पुष्पेश पंत ने की थी, कुछ की नेत्र सिंह रावत जी ने की थी, और काफ़ी की समीक्षा प्रयाग शुरू की थी। ये मुझे अब तक याद है, और ये मुझे अभी हाल में याद आया जब प्रयाग जी ने मुझे अपनी एक किताब भेजी, जीवन को गढ़ती फिल्में। तो उस फिल्म में, उस किताब में जब मैंने पढ़ा कुरोसावा की फिल्म रशोमन के बारे में, और सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली के बारे में, इनके लेख पढ़े मैंने, तो मुझे फिर याद आ गया प्रयाग का उस दौर का लेखन, कि किस तरह से उन्होंने अपने को एक प्रखर कला समीक्षक और फिल्म समीक्षक के रूप में ढाला था, और उनकी पहचान अभी भी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कला समीक्षकों के रूप में आज तक होती है। इस संदर्भ में एक बात और बताई जानी जरूरी है कि प्रयाग वैसे तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके के एक जिले के फतेहपुर के गांव से वहां गए थे, मगर वो बुनियादी तौर पर शहरी संवेदनाओं वाले ही एक कवि और लेखक रहे, जिनका पालन पोषण जन्म सब कुछ कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता में होते हुए ही उनका बंगला भाषा पर
बंगला साहित्य पर, बंगला संगीत पर काफ़ी अधिकार हुआ करता था और इसीलिए उन्होंने बाद में जो अच्छे अनुवाद किए, बंगला से हिंदी में एक अच्छे अनुवाद किए। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का उन्होंने बंगला से अनुवाद किया और तो अद्भुत बात यह है, उन्होंने गुरुदेव के गीतों का अनुवाद गीतों में ही किया, हिंदी में, ये ध्यान देने की बात है। उन दिनों उन्होंने शंखघोष का, जीवनानंद दास की किताबों के अनुवाद किए और अपनी एक अनुवादक के रूप में उनकी अच्छी छवि उन दिनों बन चुकी थी। ये विशेष तौर से उल्लेखनीय है प्रयाग जी के बारे में। प्रयाग जी का एक विशेष कहना चाहिए संदर्भ ये भी है कि वे उन दिनों अपने विचारों में, और स्वयं अकेले प्रयाग जी ही नहीं बल्कि दिनमान का लगभग जितनी कहना चाहिए संपादक मंडली थी, वे सभी लोग काफ़ी हद तक राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित थे। रघुवीर सहाय जी भी, सर्वशक्तिलाल सक्सेना जी भी, जो कि बाद में तो काफ़ी करीब हो गए, उन लोगों के जो अपने आप को एमएल का कहते थे, नक्सलवादी लोग कहते थे, उनके काफ़ी करीब हुए। मगर ज़्यादातर लोग उस वक्त भी जितने लोग थे दिनमान के संपादक मंडल में, उनकी वैचारिक रुझान ज़्यादा था समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए और विशेषकर लोहिया जी के व्यक्तित्व से और काफ़ी प्रभावित थे तमाम लोग। और प्रयाग जी भी स्वाभाविक है उसी मंडली का सदस्य थे। अशोक सुखरिया जी तो चूंकि जन के संपादक मंडल में थे, तो स्वाभाविक है जन की गोष्ठियों में भी प्रयाग जी से काफ़ी मुलाकातें होती रहती थी। दिनमान का दफ्तर से कैसा अड्डा था ही, सप्रो से कैसा अड्डा था ही, और फिर उसके साथ साथ जब पुष्पेश को जेएनयू के कैंपस में अपना घर मिल गया, तो एक घर वो भी हो गया था कि जहाँ ज्योति जी और प्रयाग जी का अक्सर आना होता था और वहाँ हम अपने जेएनयू के तमाम दोस्तों के साथ प्रयाग जी और ज्योति जी के साथ मिलते रहते थे। प्रयाग जी ने अपनी जो छवि बनाई है, साहित्य की, संगीत की, कला की, इतनी सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं कि कोई व्यक्ति किसी साहित्य के या कलाओं के इतनी विधाओं को एक साथ साध सकता है, ये देखकर आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है। प्रयाग जी ने बच्चों के लिए काफ़ी साहित्य लिखा है, हक्का बक्का, ये तमाम चीज़ें अब तक किताबें याद आती हैं। उनके जो 3 उपन्यास हैं, गठरी एक उपन्यास है उनका यहाँ कभी, और 2 उपन्यास और हैं। गठरी उपन्यास मेरे पास है भी, मैंने उसको पढ़ा भी था लगातार भी। अकेली आकृतियाँ जो मैंने पहली किताब पढ़ी थी, इस बारे में बता दूं कि अकेली आकृतियाँ अकेलेपन की, अभावों की, अवसाद की, इन तमाम तरह की प्रवृत्तियों की एक ऐसा कहानी संग्रह था जो मुझे चकित किया था उस समय। और जब पता चला बाद में, जब मिला प्रयाग से, तो प्रयाग इतने युवा थे, मुझे लगा कितनी गहन सघन अनुभूतियों की कहानियाँ ये उस वक्त कैसे लिख पाए होंगे, जब स्वाभाविक है उस वक्त वो कल्पना के संपादक मंडल में रहे होंगे और उनकी अवस्था 22-23, 21 से 23 के बीच में रही होगी। जब मैं प्रयाग से मिला था तब मेरी अवस्था 22 वर्ष थी। आज प्रयाग 82 वर्ष के हो गए हैं, मैं 74 वर्ष का हूँ। तो स्वाभाविक है 50 वर्ष के ऊपर का ये रिश्ता अभी भी मुझे इस बात का संतोष देता है और मुझे गर्व होता है कि हमेशा प्रयाग जी ने मुझे एक बराबर का सम्मान दिया। जबकि वो अवस्था में बड़े थे, उनका कृतित्व उतना ज़्यादा है, उसके बावजूद उन्होंने कभी भी किसी तरह की दूरी हमारे संबंधों में आने नहीं दी। और जितना हम लोगों में आत्मीयता उन दिनों थी, उतनी आत्मीयता आज तक बनी हुई है। ज्योति जी के जाने से प्रयाग जी का अकेलापन पड़ जाना हम साफ समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कल्पना कभी हमारे दिमाग में थी नहीं कि दोनों कभी अलग होंगे। फिर भी जिस धैर्य के साथ प्रयाग जी ने उससे इतने अपार कहना चाहिए आत्मीय शोक को वहन किया है, और उसके बाद वो फिर कहना चाहिए अपने रचना कर्म की ओर प्रवृत्त हो गए हैं, इससे थोड़ा सा ढाढ़स बनता है कि प्रयाग जी अपने को संभाल ले गए हैं। ये ध्यान देने की बात है कि कला समीक्षक से शुरू हुई प्रयाग जी की यात्रा एक अच्छे चित्रकार के रूप में खत्म नहीं हुई है, मगर अभी भी एक ऐसा पड़ाव आ गया है कि जहां उन्होंने एक कुशल चितेरे के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है। हमें याद है एक नए साल की
पुराने साल का आखिरी दिन था, जिसे नए साल की पूर्व संध्या कहते हैं। हम लोगों ने जयराम पटेल के घर में बिताई थी, उनके घर में ही, और रात भर हम लोग जागते हुए केवल कलाओं के बारे में बात कर रहे थे। और मगर मैं ये ऐसा कहूँ कि ज़्यादातर मुझे चाक्षुष कलाओं के बारे में, विशेषकर चित्रकला के बारे में, तो जो मेरी ज़्यादा जानकारी है, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, वो शायद प्रयाग शुक्ल के संसर्ग के साथ, प्रयाग शुक्ल के साथ की वजह से ही ज़्यादा है। उसमें प्रयाग शुक्ल का और पुष्पेश पंत, इन दोनों का विशेष योगदान है। ये भी बात कही जानी चाहिए कि दो मुझे अब तक याद हैं, दो मौके। एक तो सन 69 का साल का आखिरी दिन, और सन 70 का साल का आखिरी दिन। इन दोनों शामें मेरे कमरे पर, जो अब गोमती गेस्ट हाउस हुआ है, जो सप्रो हाउस का हॉस्टल हुआ करता था, उस हॉस्टल के 30 नंबर कमरे में ही पार्टियां हुई थी, जिसमें अशोक जी भी थे, जितेंद्र कुमार थे, और मुझे 69 की पार्टी में तो अशोक वाजपेयी भी थे, और उसमें जितेंद्र कुमार, पुष्पेश पंत, इतने सारे लोग थे। 69 वाली शाम तो मुझे याद है कि हम लोग हॉस्टल में बैठने के बाद फिर अशोक वाजपेयी जी के घर गए थे। अशोक सतरिया, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र, पुष्पेश, मैं, हम सब लोग, ये भी मुझे याद है, आज अभी तक आज तक याद है। तो मुझे लगता है कि प्रयाग को जानना, एक ऐसे उदार मना व्यक्ति को जानना है जो बहुत ही कोमल है, अपने कहना चाहिए व्यक्तित्व में भी उतना ही कोमल है, अपने लेखन में भी उतनी ही। मैंने प्रयाग को कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। वो हमेशा बहुत ही मुलायमियत के साथ बात करने के आदी हैं, और ये मुलायमियत, ये कहना चाहिए उदारता, ये कोमलता उनके तमाम लेखन में बिखरी हुई है, चाहे उनकी कविताएं हों, चाहे कहानियां हों, संस्मरण हों, चाहे उपन्यास हों। संस्मरण से मुझे एक बात याद आई, एक और अड्डा हुआ करता था कि जहाँ मेरा, प्रयाग जी का, ज्योति जी का, अशोक जी का, पुष्पेश का और नियमित आना जाना हुआ करता था, काफी लगातार इसी अवधि में, 70 से लेकर वो कहना चाहिए 77 की अवधि में। ये वो समय था जबकि हौज खास का एक घर हुआ करता था, R7, यानी आर ब्लॉक का 7वें नंबर का मकान। उस 7वें नंबर के मकान की बहुत सारी यादें हम और प्रयाग अभी भी आपस में साझा करते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह थी कि जहाँ तमाम दिल्ली के साहित्यकार, जो दौर के चर्चित साहित्यकार थे, वे श्रीपत राय जी से मिलने के लिए वहाँ पहुँचा करते थे, और श्रीपत राय जी के साथ शाम को वो जो सत्संग होता था, उसमें तमाम तरह की साहित्यिक चर्चाएं हुआ करती थी। मुझे अब तक याद है, एक शाम अशोक सत्रिया जी के साथ पुष्पेश, प्रयाग, हम लोग वहाँ, ज्योत्सना, हम वहाँ पर थे, मौजूद थे। तो श्रीपत राय जी ने इस सब की मौजूदगी में पुष्पेश से पूछा कि पुष्पेश, हमें याद आ रहा है कि पहाड़ पे हमने छापा था, अपनी कहानी में कहानी छापी थी, एक जयंती पांडे हुआ करती थी, उनकी कहानी छापी थी, जयंती पांडे या पंत हुआ करती थी, ये चाचा ने कहा श्रीपत राय जी ने। तो पुष्पेश ने कहा कि चाचा, वो तो मेरी माता श्री ही हैं अभी से में। तो अच्छा लगा मुझे, तो ये जानकर अच्छा लगा प्रयाग को भी और अशोक जी को भी। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि दोनों कलकत्ता के थे, और पुष्पेश की माता जी शांति निकेतन पढ़ने गई थी। शिवानी की बड़ी बहन पुष्पेश की माता जी ये शांति निकेतन पढ़ने गई थी। तो एक और बॉन्ड था जो पुष्पेश और हम सब लोगों के बीच बना, कि जहाँ प्रयाग को अच्छा लगता था कि जब वो मिलते थे पुष्पेश की माता जी से, जयंती जी से, तो वो बंगला में ही बात करते थे, और पुष्पेश की माता जी को भी, जो हमारी मम्मी थी, उनको अच्छा लगता था कि उनके बंगला भाषा में बात करने वाला कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो कि एक इस संदर्भ में एक चीज और जो मैं जिक्र करना जरूर चाहता हूँ कि जो वो एक अजीब सी शाम थी, अद्भुत शाम थी मेरे लिए, ऐसी अद्भुत शाम थी कि जिसको अब तक जब याद करता हूँ तो कहना चाहिए अपार खुशी होती है, और एक गौरव की अनुभूति होती है कि मैं उस शाम को उपस्थित था। श्रीपत राय के घर में ही उस शाम प्रयाग जी भी थे, मैं भी था, पुष्पेश थे,
और मुक्तेश के बड़े भाई मुक्तेश थे। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे याद नहीं, भूल रहा हूँ कि अशोक सथरिया जी थे या नहीं थे, ये क्या मुझे याद नहीं है, मगर प्रयाग जी तो निश्चित तौर पर थे। और उस शाम श्रीपत राय जी के यहाँ कला जगत की 2 बड़ी हस्तियां मौजूद थीं और हमें उनके साथ कहना चाहिए बैठने का मौका मिला था उन लोगों के साथ में। हालांकि साथ बैठने को उस अर्थ में नहीं, मगर उस कमरे में होने का, जिस कक्ष में वो लोग थे, वहां मौजूदगी हमारी भी थी। हम उनको साक्षात देख पा रहे थे। ये 2 बड़े मूर्धन्य थे भारतीय कला जगत के, एम.एस. हुसैन साहब और राम कुमार जी। और मुझे आज तक, मैं और प्रयाग जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, वो शाम हमारे दिमाग में जरूर आती है कि मुझे एक गांव और कस्बाई माहौल से मैं गया था वहां पर, तो मैंने उस R7 में अचानक इन मूर्धन्यों को देख पाना, ये मेरे लिए एक चकित करने वाली घटना थी, जो हमारे और प्रयाग के बीच में एक साझा स्मृति है, आज तक बनी हुई है। और स्मृति का जिक्र आया तो मैं कह दूं, मैं प्रयाग जी के बारे में हमेशा ये पाता हूँ उनके समूचे लेखन में। अलग अलग लेखन पर बात करने की न मेरी सामर्थ्य है, न ये अवसर है, मगर इतना महसूस करता हूँ प्रयाग के संपूर्ण लेखन में, कविताएं हों, कहानी हों, उपन्यास हैं, संस्मरण हैं, आलोचना की पुस्तकें हैं, उन सब के बीच एक समान धागा है। वो धागा है स्मृति का। स्मृति का एक तरह का नॉस्टैल्जिया कहना चाहिए, वो दिखाई पड़ता है व्यक्तियों के बारे में, जगहों के बारे में, समय के बारे में, और कहना चाहिए स्थितियों के बारे में। एक तरह का नॉस्टैल्जिया प्रयाग जी के लेखन में मुझे दिखाई देखाता है। और एक चीज हमेशा प्रयाग जी में खास तौर से दिखाई पड़ती है, वो है चीजों को गहराई से देखने की आदत। और वो गहराई से देखने की आदत केवल व्यक्तियों के बारे में नहीं, चीजों के बारे में, प्रकृति के बारे में, पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में, जगहों के बारे में। मुझे लगता है कि जिस गहनता के साथ प्रयाग जी इन चीजों को देखते हैं और फिर उसको आत्मसात करते हुए जब उनके बारे में लिखते हैं, तो लगता है कि आप बिल्कुल ही एक फोटोग्राफिक चीज देख रहे हों। प्रयाग जब लिखते हैं किसी के बारे में, कोई घटना के बारे में, शहर के बारे में, तो आपको आश्चर्य होता है कि कौन कितनी वो चीजें कितनी गहराई से प्रयाग की स्मृति में बस चुकी होती हैं। एक बात मैं और कहूँ, और वो ये कि प्रयाग जी ने ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको कविता का और अपनी कहानियों का, उपन्यास का विषय न बनाया हो। मैंने गिलहरी पर कविता पढ़ी उनकी, कौवों पर कविताएं पढ़ी उनकी, तो मुझे कोयल पर अद्भुत कविता है उनकी, कोयल पर भी, पक्षियों के बारे में, तमाम कहना चाहिए प्रकृति के पौधों के बारे में। और एक उनके तो एक संग्रह का नाम ही है रात का पेड़, ये कविता का संग्रह का नाम है। पहला कविता का संग्रह का नाम था उनका कुमार संभव, कविता संभव, जिससे मुझे लेकर कुमार संभव याद आती थी, कालिदास के कविता संभव। क्योंकि इस तरह से जो किताबों का कहना चाहिए प्रयाग जी की में यह स्मृतियां हैं, पर्यवेक्षण है, देखना लगातार गहराई से चीजों को, और उन स्मृतियों को दोबारा जीते हुए फिर लिखना है। तो मुझे लगता है कि प्रयाग इस मामले में बहुत ही आत्मीयता का साथ चीजों के बारे में। एक दौर और भी था जब प्रयाग जी की कविताएं नहाने की विधि, खाने की विधि, सोने पर, तो नहाने खाने की विधियां, इस पर भी कविताएं देखो लिखी। तो जो चीजें मुझे लगता है कि जो सहज चीजें हैं कि जो जिन क्रियापदों की शायद हम लोग वैसे ही गौर नहीं करते हैं, उनको अपनी कविता का विषय बनाना, उन पंक्तियों का पढ़ने के बाद किसी भी कहना चाहिए रसिक व्यक्ति को उसमें आनंद आना, ये साफ जाहिर था कि प्रयाग अपने पाठक के साथ में वो रिश्ता जो बनाते थे, पाठक समझ जाता था कि कितनी गहराई से उन्होंने उन तमाम चीजों पर गौर किया है। वो छोटी छोटी सी नहीं है, ये प्रयाग के पर्यवेक्षण की गहराई की बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रयाग शुक्ल को एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, अनुवादक, संस्मरण कर लेखक के रूप में जानना तो मुझे आश्चर्यचकित करता ही है। सबसे बड़ी चीज एक और भी है, एक व्यक्ति के रूप में प्रयाग को जानना। प्रयाग परिवार में रचे बसे व्यक्ति रहे हैं, अपने परिवार में ही नहीं, अपना परिवार में अब ज्योति जी के साथ
गुड़िया के साथ, बबला के साथ और अपने जमाताओं के साथ उनका एक व्यवहार नजर आता ही था। जिस प्यार के साथ वो अपनी तीनों बहनों के साथ उनका संपर्क था, इनमें एक का तुम्हें नाम याद है, गिरधर राठी जी की पत्नी चंद किरण जी, और जिस आत्मीयता के साथ वो उनके बारे में बात करते थे, चिंता करते थे, हम सब मित्रों को उनसे मिलाते थे। प्रयाग जी के बड़े भाई से मिलने का मौका मुझे नहीं मिला, उनका देहांत पहले हो चुका था, रामनारायण शुक्ल का, जो कि कहानी पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। उनका भी एक बहुत मशहूर कहानी संग्रह है, दूसरा शनिवार, जहाँ तक मुझे अगर मेरी स्मृति धोखा नहीं दे रही है तो मुझे याद आ रहा है। बड़े अच्छे कहानीकार थे, मगर उनके एक छोटे भाई कानपुर में रहते हैं, उनसे भी मेरा दोस्ती हो गई थी, अच्छे संबंध बन गए थे। तो ये जो रिश्ता प्रयाग के साथ हमारा था, एक तरह का पारिवारिक रिश्ता बना हम लोगों के बीच में, कि जहाँ उनके समूचे परिवार को जानना मेरे लिए और हमारे समूचे परिवार को जानना उनके लिए एक सहज बात थी, बिना किसी कोई खास प्रयास किए हुए। और हमारी मित्र मंडली प्रयाग की उतनी मित्र मंडली थी जितना कि प्रयाग का सर्किल था। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के उन दिनों में प्रयाग की और अशोक सक्रिया की मित्र मंडली के महेंद्र भल्ला, प्रतिपाल सिंह वासदेव, जो अच्छे नाटककार थे अपने आप में, बढ़िया नाटक लिखते थे, और वैसे तो कहना चाहिए वो गाइड हुआ करते थे दिल्ली के तमाम पुराने जगहों के बारे में, मगर अच्छे। लॉर्ड रावनाथ लंका लिखा उन्होंने, लंकाधिराज नाम से उसका अनुवाद हुआ हिंदी में। सनफ्लावर उनका अच्छा नाटक था, अंग्रेजी में राइटर्स वर्कशॉप में छपा था। महेंद्र भल्ला उस वक्त के बहुत ही चर्चित कहानीकारों में थे। उन सब से हमारा जो परिचय बना वो इसी मित्र मंडली के बना, मुझे लग रहा है। और प्रयाग को उनकी मित्र मंडली में शायद इन सब लोगों के बीच प्रयाग शायद सबसे छोटे रहे होंगे। प्रयाग की 40 की पैदाइश है, 82 साल हो रहे हैं, बाकी लोग उससे बड़े थे, और उनसे सबसे छोटे लोगों में पुष्पेश और हम हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे वो, आज मैं बात प्रयाग के बारे में कर रहा हूँ, तो मुझे 69 से और कहना चाहिए 80 के बीच का वो दिल्ली याद आ रहा है, कि जिस दिल्ली में तमाम साहित्यकारों के बीच आपस के जो रिश्ते थे आत्मीयतापूर्ण थे, कोई ज्यादा आपस में कटुता का व्यवहार नहीं था, एक दूसरे के सुख दुख में साझी होने का माहौल था। और अगर कहा जाए, अगर मैं कोट करूं अपने अध्यापक विजय चौहान के शब्दों में कहूं, तो ये बड़ा संयुक्त परिवार था। ऐसा संयुक्त परिवार हुआ करता था जिसमें एक दूसरे से थोड़ी सी शिकायतें भले हों, मगर जो प्यार था उस प्यार में कोई कमी कभी नहीं आने पाती थी। तो आज प्रयाग जी को याद करते हुए, प्रयाग जी की बात करते हुए, जब प्रयाग जी 82 साल के अब पूरे हो गए हैं, मुझे तो प्रयाग जी हमेशा उनकी उम्र का अंदाजा नहीं हो पाता है। वो इतने सुदर्शन हैं और उन्होंने अपने आप को बड़े सलीके के साथ इतना कहना चाहिए मेंटेन कर रखा है कि उन पर उम्र का कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। कामना ये होती है प्रयाग जी शतायु हों आने वाले दिनों में, और जरा इतने ही युवा बने रहें, इतने युवा वो इस समय दिखते हैं, और लगातार जो उन्होंने नई एक विधा चुनी है चित्रकला की, उस विधा में और भी ऊंचाई हासिल करें। जो उन्होंने अपने कहना चाहिए प्रिय फिल्मकार के लिए सत्यजीत रे के बारे में किताब लिखी है कि फिल्मकार की ऊंचाई, तो जिस तरह फिल्मकार की ऊंचाई सत्यजीत रे के संदर्भ में किताब लिखी है प्रयाग जी ने, उसका जिक्र करते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रयाग शुक्ल जी भी चित्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, क्योंकि कवि, कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में तो झंडे गाड़ ही चुके हैं। अब यही मुकाम रहता है, मैं चाहूंगा कि मुझे ये पता चले कि उन्होंने वही उसी मुकाम पर पहुंचे हैं जहाँ इस मुकाम पर वे मूर्धन्य पहुंच चुके थे, जिनसे हमारी मुलाकात अचानक हो गई थी श्रीपत राय जी के घर में, जहाँ प्रयाग और हम दोनों मौजूद थे, राम कुमार जी और इमरान हुसैन साहब। तो मैं उस शाम को याद करता हुआ, और ऐसी तमाम शामें जो R7 में गुजरी, जो प्रयाग जी के घर में गुजरी, जो पुष्पेश के घर में गुजरी, और जो हमारे कहना चाहिए जो सप्रो हाउस के पीछे, फिक्की के पीछे जो हॉस्टल छोटा सा है 61 कमरों का, उस हॉस्टल में जो शामें गुजरी, जो दिन गुजरे, उन सब की याद करता हुआ मैं प्रयाग को शताई होने की कामना करता हूँ। और मैं एक बार फिर ज्योति जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि ज्योति जी ने हमें शऊर सिखाया व्यवस्थित होने का, शऊर सिखाया सफाई का। हालांकि ज़्यादा सीख नहीं पाए हम सफाई वाली बात, मगर फिर भी जब भी कोई अव्यवस्था दिखाई पड़ती है,
हमें वंदना को हमेशा ज्योति जी की याद आती है। अगर ज्योति जी होती तो बताती ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रयाग जी को, ज्योति जी को याद करता हूँ। प्रयाग जी के लिए कामना करता हूँ कि और शायद, और मुझे खुशी इस बात की है, प्रयाग जी ने अपनी सब किताबें, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है अभी, अगर हालांकि पिछले दिनों कोई किताब आ गई हो तो बात दूसरी है, उससे पहले की लगभग सभी कविताएं, किताबें हस्ताक्षरित की हुई मेरे वंदना दोनों के लिए उन्होंने भेंट कर रखी हैं। वो हमारे कहना चाहिए किताबों की शेल्फ में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं कि प्रयाग जी ने मुझे एक और बात सिखाई, किताबें भेंट में देना। तो किताब, प्रयाग जी तो अपनी पुस्तकें भेंट में देते थे, मगर हमने ये सीखा उनसे कि कहीं अगर जाएं तो एक तरीका होता है कि पुस्तकें ही अगर भेंट करेंगे तो पुस्तकों के पठन पाठन क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार होगा, लोग किताबों में रुचि पैदा करेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो प्रयाग जी ने किताबों को पढ़ने की एक रुचि भी हम सब लोगों ने पैदा की। हालांकि थोड़ी तो पहले से थी ही, मगर प्रयाग का जब व्यसन देखा, एक व्यसन के रूप में जिस तरह से वो, प्रयाग ने एक बार कहा था मुझे, आज सबसे याद है कि उनकी पिताजी की किताबों की दुकान हुआ करती थी कलकत्ते में, और किताबों की दुकान में ये जो किताबों की महक है वो महसूस करते थे। तो किताबों का लगाव प्रयाग जी को उस किताब की दुकान से हुआ था। मुझे कहना चाहिए मेरा तो पेशा ही अध्यापन का रहा है, किताबों से दोस्ती होनी ही थी। तो जब भी मैं कहना चाहिए किताबों में की दुनिया में जाता हूँ, खास तौर से जब मैं साहित्य की पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो प्रयाग जी को हमेशा ही अपने सामने पाता हूँ। एक लंबे सफ़र का जो दोस्त साथ साथ रहा है, सफ़र कहना चाहिए 69 से शुरू हुआ सफ़र, आज तक वो चल रहा है। आज तक प्रयाग और हम में उतनी आत्मीयता बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये उस दौर की जो संस्कार थे, उस समय के जो संस्कार थे, जहाँ संबंधों को महत्व दिया जाता था, जहाँ संबंध अपने आप महत्वपूर्ण थे, जहाँ किसी का पद, किसी की प्रतिष्ठा, किसी से का विशेषाधिकार पूरा करना चाहिए, प्राप्त जन की स्थितियाँ ये महत्वपूर्ण नहीं थी। वो दोस्ती का जज्बा था, इसमें उम्र बाधे नहीं आती थी। उस दोस्ती के जज्बे में वर्ग आड़े नहीं आता था। उस आत्मीयता के जज्बे में कभी ये नहीं आता था कि चाचा तो इतना बड़े व्यक्तित्व हैं, प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, इतने बड़े चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं, कहानी के संपादक हैं, मगर वो बराबरी पर संबंध करते थे। वो प्रयाग के साथ, हम सब लोगों के साथ जिस तरह से करना चाहिए प्यार का, आत्मीयता का रिश्ता बनाए रखते थे, ये तमाम चीज़ें हैं जो आज प्रयाग जी को याद को करना चाहिए कि व्यक्तित्व पर बातचीत करने के बहाने ये तमाम चीज़ें दिमाग में ताज़ा हो रही हैं। उसके बाद भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दरअसल दिल्ली का मेरा प्रवास इस दौर जो था, उसमें अशोक सतरिया जी, प्रयाग, पुष्पेश जी, इन सब लोगों का विशेष कहना चाहिए योगदान रहा है। और बाद के वर्षों में फिर मेरी एक आदत और भी थी, जो प्रयाग जी, मेरी आदत थी कि अगर मेरा कोई दोस्त है तो मुझे अपने दूसरे दोस्त से मिलाने में बड़ी खुशी हासिल होती थी। मुझे अब तक याद है कि प्रयाग जी को मैंने मिलाया प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे से, क्योंकि वो मेरे कहना चाहिए एक आदर्श अध्यापक के रूप में थे, और उनको भी प्रयाग जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। प्रोफेसर दुबे को जब पहली बार मुलाकात हुई, और फिर गिरधर राठी, चंद्र किरण जी, ये तमाम लोग, हम सब लोग लगातार मिलने का सिलसिला। तो मुझे लगता है मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा सक्रिय हो गया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, तो थोड़ा सा कहना चाहिए एक अंतराल बढ़ गया मुलाकातों का इन कारणों से। आपातकाल में संयोग की बात थी कि आपातकाल में गिरधर राठी तो लंबे अरसे तक जेल में रहे, मैं भी काफ़ी दिनों तक जेल में रहा DIR में। तो एक ऐसा बॉन्ड बना, और प्रयाग जी बाद में जब हम लोग निकले जेल के बाहर, तो एक और अतिरिक्त कहना चाहिए संवेदना थी प्रयाग जी में। उन्हें इस बात का एहसास था कि हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं, तो शायद हमें ज़्यादा पारिवारिक ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। और ये वो दौर था कि प्रयाग के घर में विशेष खाने का इंतजाम हम लोगों के हो जाता था। लगता था कि लोग हॉस्टल में रहते हैं, ज़्यादा बढ़िया खाना तो मिलता नहीं है, तो निश्चित तौर पर ज्योति जी कुछ विशेष आयोजन हम लोगों के लिए अवश्य कर दिया करती थी। इन तमाम चीज़ों को याद करते हुए मैं प्रयाग के शताई होने की कामना करता हूँ। और वो जो कमी आ गई है, उन्हीं की ज़िंदगी में नहीं, हम सब लोगों की ज़िंदगी में ज्योति जी के न होने से मुझे उम्मीद है उससे भी जल्दी ही उभरते हुए प्रयाग जी
और सारी बड़ी कलाकृतियाँ और सारे बड़े संस्मरण और सारे बड़े अच्छे कविता संग्रह हमारे सामने लाएंगे। इन शब्दों के साथ अर्पण कुमार जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज प्रयाग जी के बारे में बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, शुक्रिया रमेश दीक्षित जी। और मित्रों, देखिए कि एक कॉल की आवाज आपके यहां से आ रही है क्या? वाह, जी जी। यह देखिए मित्रों कि प्रोफेसर रमेश दीक्षित पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं, मगर किस आत्मीयता के साथ पूरी उस रचनात्मक यात्रा को यहाँ पर धारा प्रवाह हमारे सामने लाते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। और साहित्य में इनकी कैसी रुचि, कैसी दखल और कितनी ताजा स्मृतियां हैं, इसके कई हवाले हमने यहाँ देखे। एक चीज पता नहीं यहाँ कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब बात ज्योति शुक्ल जी की और प्रयाग जी की हो रही है और आपके इस संस्मरण में निश्चय ही वंदना जी भी आई ही हैं, तो यह भी बता ही दें कि भाई आप तो पहले ही, मतलब शादी के ख्याल से पहले ही या शादी के ख्याल के साथ आप जाते हैं ज्योति शुक्ल जी के पास, प्रयाग शुक्ल जी के पास। वह भी एक कितना एक कैसा एक विश्वास का सूत्र है, इसके बारे में भी कुछ याद करें। थोड़ा एक लाइटर मूड के साथ कह रहा हूं, लेकिन एक अच्छी चीज, चलिए सही एक है, फिर बड़ी तो चीज। हुआ ही। ये तो हमने बाकायदा, जब मैंने, हाँ, हम वंदना दोनों ही लखनऊ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र जी नेताओं में थे, वहीं पीएचडी कर रहे थे, दोस्ती जी। हुई। तो जब हम लोगों ने ये फैसला लिया, तो ये फैसला आपकी आवाज नहीं आ रही है रमेश जी। मित्रों, संभवतः इनका उपकरण हैंग कर गया है। मैं एक दो और बातें करूं जब तक कि रमेश जी हमारे साथ। ज्योति जी से हम लोगों ने हाँ जी चर्चा की, क्योंकि जी। ज्योति जी और प्रयाग की शादी आपस में एक कहना चाहिए दोस्ती के बाद ही हुई थी। तो हमने हाँ अपने उनके अनुभव से सीखते हुए उनसे कुछ टिप्स लेने की कोशिश की लगातार में भी। और यही कारण था कि ज्योति जी का राज संबंध मुझसे वंदना से समान स्नेहपूर्ण संबंध रहा उनका, इन्हीं कारणों से भी। क्योंकि उन दिनों हम बाकायदा उनके घर गए, लंबी चर्चा की, और जब उन्होंने बताया हमारा यह फैसला है, तो उन्होंने विशेष, मुझे लगता है शायद वो शाम ऐसी होगी कि जब ज्योति जी ने पहली बार इजाजत दे दी होगी प्रयाग को हमको एक पेग ज्यादा पीने की, ये भी संभव हो गया था, क्योंकि हम लोग एक बड़ा फैसला कर रहे थे अपनी जिंदगी में। और बाद के दिनों में भी वो कहना चाहिए हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, स्नेह दर्शन मिलता रहा, पारिवारिक संबंधों में किस तरह से आगे इसको निभाना है, इन तमाम चीजों के बारे में। तो ज्योति जी की भूमिका तो लगभग एक जो घर में होता है, ये शब्द कहना नहीं चाहता था मैं, बड़ा रूढ़ हो जाता है कि बड़े भाई की पत्नी जैसा, भाभी जैसा, उस तरह का होता था। मगर ये एक रिश्ता था, दोस्त का रिश्ता, जो हम लोगों को हमेशा लगातार बना रहा। जी। मैं एक दो चीजें और कहूंगा रमेश जी। आपने उनके कहानी संग्रहों की बात की, उनके उपन्यासों की बात की। मैं मित्रों के लिए, कई लोग जान ही रहे हैं, फिर भी एक संदर्भ के लिए उनके कहानी संग्रहों के नाम यहाँ पर रख दूं। जैसा कि आपने चर्चा की, पहला कहानी संग्रह अकेली आकृतियां, और बाद में जो कहानी संग्रह आए उनके नाम हैं इसके बाद, छाएं और अन्य कहानियां, काई, और एल्बम नाम से प्रतिनिधि कहानियों का भी इनका संकलन आया। और उपन्यास में जिसकी आपने चर्चा की, गठरी, और जो इनके अन्य उपन्यास हैं, आज और कल, लौट कर लौट आने कर वाले आने। दिन, लौट कर आने वाले दिन, और तमाम कविताओं के संग्रह हैं। मैं एक बार नाम ले लूं, चूंकि आज पहला ही एपिसोड है। इनके संग्रहों के नाम हैं कविता संभव, यह एक दिन है, अधूरी चीजें तमाम, बीते कितने बरस, यह जो हरा है, यहां कहां थी छाया, इस पृष्ठ पर सुनैना, फिर यह न कहना, और ऐसी कई कविताएं। यहां कहीं थी छाया, यहां कहां थी छाया,
ये तो अभी मेरे पास है यह पुस्तक, मित्रों को एक बार दिखला दूं। यहाँ कहाँ थी छाया, और यह 50 कविताएं नई सदी के लिए चयन, और भी ऐसी कविताएं, अनुवाद में भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है जिसकी चर्चा रमेश जी ने की। यात्रा वृतांत, आलोचना, निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य, संपादन आदि। मित्रों, एक चीज मैं और कहूंगा, आज जब इनके पहले कहानी संग्रह की चर्चा अकेली आकृतियां की रमेश जी कर रहे थे, तो मैं एक और महत्वपूर्ण कथाकार का यहां पर नाम लेना चाहता हूं, और आप सभी को यह जानकर अच्छा लगेगा। वे एक बड़े किस्सागो हमारे देश के हैं, काशीनाथ सिंह जी, नामवर सिंह के छोटे भाई। उनकी एक किताब है रमेश जी, बातें हैं बातों का क्या, बतकहियां कथाकार की, जिसके संपादक हैं पल्लव। तो इसमें काशीनाथ सिंह जी से बातचीत की गई है। तो मैं इस कहानी के हवाले कुछ आए हैं इस बातचीत में। तो काशीनाथ सिंह जी प्रयाग शुक्ल जी के इस कहानी संग्रह के बारे में क्या कहते हैं और उनके कथाकार पक्ष पर क्या बात करते हैं, इसे सुन लेते हैं। क्योंकि आप भी वही बात कह रहे हैं अभी कि किस तरह से उनके कहानीकार के पक्ष को या उनके उपन्यासकार के पक्ष को कम उस पर चर्चा हुई, या उस पक्ष को कहीं ना कहीं कुछ हद तक ही सही या जितना भी कहिए एक उसके उसे अनदेखा किया गया। तो काशीनाथ सिंह स्वयं उस बातचीत में क्या जवाब देते हैं, मैं कहूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं रमेश जी? कहना चाह रहा था मैं जी कि काशीनाथ सिंह जी की एक किताब है, कहानी संग्रह है, सुबह का डर। वो प्रयाग जी ने मुझे भेंट की थी, तो अभी भी मेरे सुना शेल्फ में है, जरूर जी सुनाता हूँ। जी जी, मैं उस अंश को पढ़ता हूँ जो काशीनाथ सिंह जी कह रहे हैं। वे जवाब दे रहे हैं और प्रयाग शुक्ल जी को याद कर रहे हैं, अपनी कहानियों की बात कर रहे हैं, और लिख रहे हैं कि जिस कहानी ने मुझसे कोई मेहनत नहीं कराई, या मैं और थोड़ा पहले से पढ़ता हूं। वे काशीनाथ सिंह जवाब दे रहे हैं एक प्रश्न के सिलसिले में। पहले मैं बता दूं कि बहुत कम कहानियां ऐसी हैं जिन्हें एक फ्लैश, एक चमक के साथ मैंने लिखा है। जिस कहानी ने मुझसे कोई मेहनत नहीं करवाई, उनमें एक कहानी यह है जिसकी चर्चा ऊपर में हो रही थी। उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। शायद 2-3 दिन में मैंने यह कहानी लिख दी थी। लिखने के बाद लंबे समय तक मेरे पास पड़ी रही। प्रयाग शुक्ल कल्पना में गए थे, सहायक संपादक मंडल के सदस्य के रूप में। शायद वे हमारी उम्र के थे, परिचित थे। उन्होंने हमसे कहानी मांगी और मैंने भेजी। हमारा ख्याल है कि मेरी सबसे अधिक कहानियां कल्पना में ही छपी। वो शायद प्रयाग शुक्ल के कारण छपी। सुख कहानी भी वहीं छपी। पहली कहानी ज्योतिषी ने कहा था भी वहीं छपी। एक बूढ़े की कहानी भी शायद वहीं छपी। ज्यादातर कहानियां मेरी वहीं छपी। प्रयाग शुक्ल के बारे में एक बात और कहूं, तब आगे बढ़ूं, क्योंकि हमारी पीढ़ी के कहानीकारों की जब चर्चा होती है तब प्रयाग शुक्ल का नाम नहीं लिया जाता, जबकि हमारी पीढ़ी के कहानीकारों में सबसे पहले कहानी संग्रह उन्हीं का आया था, जिसका नाम था अकेली आकृतियां। वह कहानी संग्रह नई कहानी से हमारी पीढ़ी को बाइफरकेट करता था। मैं इसे फिर से पढ़ता हूं। वह कहानी संग्रह नई कहानी से हमारी पीढ़ी को बाइफरकेट करता था। इस अर्थ में प्रयाग शुक्ल का वह संग्रह महत्वपूर्ण है। वहां से हमारी जनरेशन अलग होती है, टर्निंग पॉइंट है वह, और उसका जिक्र कोई नहीं करता। तो प्रयाग शुक्ल ने वह कहानी छापी, और यह भी बता दूं कि वह शायद मेरी पहली कहानी है जिसके 4-5 वाक्य एडिट किए उन्होंने। उसके बाद आज तक मेरी कोई कहानी एडिट नहीं हुई, किसी संपादक ने नहीं किया,
यहां तक कि राजेंद्र यादव ने भी एक वाक्य या शब्द इधर उधर नहीं किया। प्रयाग शुक्ल ने किया तो मैं बहुत दुखी हुआ था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। 4-5 वाक्य उसके निकाल दिए थे। क्या वाक्य थे अब याद नहीं। वह कहानी आई, आज तक उसकी चर्चा होती है। इस तरह से यह एक लंबा संदर्भ मैंने जानबूझकर पढ़ा कि एक महत्वपूर्ण कथा का संपादक संपादक मंडल के सदस्य प्रयाग शुक्ल को याद करते हैं। एक संपादक के रूप में जो 4-5 पंक्तियां निकाली गई उसे याद करते हैं। लगातार वे उनकी कहानियां मांगते रहे, छापते रहे। इसके प्रति कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करते हैं और स्वयं बतौर कहानीकार उनके इस पक्ष को भी सामने रखते हैं कि प्रयाग शुक्ल की कहानियां और उस पहले कहानी संग्रह की जो कहानियां थी, अकेली आकृतियां की, वे कैसे नई पीढ़ी कहानी आंदोलन से अलग हो रही या अलग आ रही कहानियों को निर्देशित कर रही थी, कहीं ना कहीं उस आंदोलन से स्वयं को अलग करके लिखी जा रही थी। तो यह भी एक प्रसंग था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की रमेश जी। और आज के इस अवसर पर जब पहली कड़ी है, जब हम एक साथ सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में हैं, जो जीवन का एक वास्तविक रूप है, कहीं ना कहीं हम सभी इसे समझते हैं। हम एक तरफ प्रयाग शुक्ल जी के जन्मदिन को भी उस अवसर को एक रचनात्मक रूप प्रदान कर रहे हैं और वहीं पर उनसे सशरीर विदा हो गई ज्योति शुक्ल जी को भी याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। 2-3 चित्र हैं इस अवसर पर जिनमें प्रयाग शुक्ल हैं, ज्योति शुक्ल हैं, उनके बच्चे हैं, तो उसे देख लेते हैं और तदुपरांत इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, विराम देंगे। एक बार देख ले मित्रों, अच्छे चित्र हैं और एक धरोहर है जी। ये कुछ एक चित्र शुरू से थोड़ा ध्यान से देखें। ये प्रयाग शुक्ल जी, ज्योति शुक्ल जी, और जो इसकी जानकारी है मैं वहां पर यहाँ पर उसे भी रखता चलूं। इसकी जानकारी भी बहुत रोचक है। हमने यह जानकारी प्रयाग शुक्ल जी से मांगी इस चित्र के बाबत। यह चित्र वर्ष 1967 का है, 1967। मैरिज ऑफिसर कागज पर हस्ताक्षर ले रहे हैं इस दंपति के। तो एक बेहद महत्वपूर्ण चित्र, शादी का जो एक रजिस्ट्रेशन होता है उसका। और यह देखिए, यह चित्र भी ज्योति शुक्ल जी का है, B53 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 नई दिल्ली, जहां प्रयाग शुक्ल अपने परिवार सहित 22 वर्षों तक रहे और जहां तमाम लोग आते रहे, जिनमें से आप एक को तो सुन ही रहे हैं, उनके बेहद अनन्य मित्र और बेहद आत्मीय मित्र। और इस तरह से वे कितनी सारी स्मृतियां आज साझा की रमेश जी ने। और इस अवसर पर एक चित्र हम और देखते हैं और इसके बाद यह चित्र देखिए मित्रों, कितना प्यारा चित्र है। ज्योति शुक्ल हैं, प्रयाग शुक्ल हैं और उनकी दोनों बेटियां हैं। यह वर्ष जी जी यह वर्ष 1973 का चित्र है। तो एक कुछ एक इस अवसर पर मुझे लगा कि इन चित्रों को दिखाया जाए, लोगों को अच्छा लगेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश दीक्षित जी कि आपने समय निकाला और इतनी मूल्यवान चर्चा संभव हो सकी। और जिस तरह से धारा प्रवाह और संक्षेप में ही मैं कहूंगा, क्योंकि आपके पास तो कितना कुछ कहने के लिए है, लेकिन संक्षेप में भी जिस तरह से पूरी यात्रा उस परिवार की आपने रखी और स्वयं के साथ जिस तरह का आप लोगों का तादात्म्य रहा, उस पूरी पीढ़ी का, आपके पूरे समूह का, पुष्पेश जी का और तमाम लोगों का, वह बड़ा अद्भुत रहा। पूरा वह समय आपके वक्तव्य से आज जीवंत हो सका और उस समय के वैल्यूज और उस समय की तमाम स्मृतियां आज हम सभी के समक्ष आ सकी। धन्यवाद अर्पण जी, बहुत धन्यवाद आपको।
जी, जी। शुक्रिया, शुक्रिया रमेश जी। हम सभी इससे लाभान्वित हुए। धन्यवाद। तमाम मित्रों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मित्रों, कल एक नई कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि।